प्यारे बच्चों, जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था उस समय हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानी बलिदान हो गए थे। आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुलकर अपना जीवन जी रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये एकमात्र उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही संभव हो पाया है। यद्यपि आज हम आजाद हैं, तथापि हमें उस आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और वह हम कैसे निभा सकते हैं? हमारे जो फौजी भाई हैं, जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात जागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, कठोर जीवन यापन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। और अगर हमें कभी ऐसा मौका मिले अपने देश को बचाने के लिए, अपनी भूमिका निभाने का, तो हमें उसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हीं शुभ विचारों के साथ सुप्रभात। प्यारे बच्चों, हमारा 9th क्लास में जो कृतिका का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, इस चैप्टर में जो लेखिका है मृदुला गर्ग, इन्होंने अपनी नानी के बारे में हमें बताया। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इनकी जो नानी थी वह पारंपरिक थी, पर्दा करने वाली औरत थी, अनपढ़ थी। बावजूद इसके इन्होंने अपने जीवन को अपने अनुसार ही जिया। जैसे इनके नाना जी विलायत से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, विलायती जीवन व्यतीत करने लगे, मतलब विलायती रीति रिवाज, रंग ढंग, पहनावा। बावजूद इसके इनकी नानी ने कभी भी उनके जीवन में अपनी इच्छा आकांक्षा या फिर पसंद नापसंद को नहीं बताया, नहीं रखा, और न ही उन पर किसी तरह की बंदिश रखी, बल्कि उसमें साझेदारी भी नहीं की उनके जीवन में, मतलब उनके समान जीवन भी व्यतीत नहीं किया। अगर वे चाहती तो ऐसा कर सकती थी, लेकिन वे एक स्वतंत्रता प्रेमी औरत थी। इसी कारण इन्होंने अपने पति से कहा कि आप अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। यद्यपि उनकी बात को सुनकर सभी हैरत अंगेज थे, सभी हैरान थे, फिर भी इनके पति यानी कि लेखिका के नाना जी ने मौके की नजाकत और समय की कमी को देखते हुए, क्योंकि उस समय लेखिका की नानी काफी बीमार थी, मृत्यु के बिल्कुल नजदीक थी, अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को वे बुला लाए। और लेखिका की नानी ने उनसे कहा कि आप एक ऐसा वर ढूंढिए मेरी बेटी के लिए, जो कि इकलौती थी, यानी कि लेखिका की मां इकलौती संतान थी इनकी, जो कि एक आजादी का सिपाही हो, स्वतंत्रता सेनानी हो। सभी हैरान थे इस बात को सुनकर, क्योंकि जो औरत खुद कभी आजाद नहीं रह पाई, खुद हमेशा उन्होंने अपने जीवन को बंदिशों में रहकर व्यतीत किया, वो औरत आज देश की आजादी के लिए इतनी प्रेरणादायक बातें कर रही है। क्योंकि वो भी एक भूमिका थी देश को आजाद कराने में, जो उन्होंने कहा कि मेरे बेटी का जो पति है वह स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि प्यारेलाल शर्मा क्या ऐसा वर ढूंढ पाए उनके लिए, या फिर कुछ और ही घटित हुआ। आइए देखते हैं अपने चैप्टर को आगे देखते हैं चैप्टर। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। तो लेखिका की नानी की क्या इच्छा थी, यानी इनकी जो माँ थी, इकलौती बेटी थी जो इनकी नानी चाहती थी कि इनकी बेटी की शादी, यानी लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुका हो, मतलब देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभा चुका हो। तो इनकी शादी एक ऐसे ही लड़के से हुई जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में भी बैठने से रोक दिया गया था, और जिसके जेब में पुश्तैनी पैसा ढीला एक भी नहीं था। और जिस लड़के के जेब में पुश्तैनी पैसा होता है पिता के द्वारा प्राप्त पैसा। जैसे लड़के होते हैं ना, तो इनके पास जैसे घर वगैरह, तो कुछ बैंक बैलेंस भी पिता की तरफ से इनको मिलता है। तो इनके जो लड़का था उसके पास पुश्तैनी पैसा एक भी नहीं था। माँ
बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। तो चैप्टर में देखो, हमने लास्ट वीडियो में जैसे पढ़ा था कि जो लेखिका की नानी थी वह सादा जीवन जीती थी, पारंपरिक थी, पर्दा नसी थी। तो इसमें भी इसका कुछ प्रभाव उनकी बेटी यानी लेखिका की माँ पर भी पड़ा, जो अपनी माँ यानी कि लेखिका की जो नानी थी और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में और देश को आजाद कराने में उस समय मुख्य भूमिका निभा रहे थे महात्मा गांधी। तो इनका भी कुछ प्रभाव था इन पर। इसी कारण वे सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाला ख्याल रखने पर मजबूर थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। तो गांधी जी का प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है ना, खादी कपड़े पहनना। तो लेखिका की माँ भी खादी की साड़ी पहनती थी, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा पतली थी, तो उन्हें वह खादी की साड़ी इतनी भारी लगती थी कि उनकी कमर में भी चनक आ जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती कि जो खादी की साड़ी है जो काफी भारी थी उसको कैसे पहनते हैं, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े, ताकि दिन में बेइज्जती न हो। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी, उन्होंने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छिंके पर टांग दी। तो ये मतलब लेखिका की जो माँ थी ना काफी नाजुक थी, काफी पतली थी। तो इनको देखकर लेखिका की दादी ने एक बार कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है, उसको धो दो, पोंछ दो और छिंके पर टांग दो, उसी समय सूख जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे कोई पतला सा कपड़ा होता है ना, धोते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा रूप से निचोड़ देते हैं और टांग देते हैं ना सूखने के लिए, फटाफट से सूख जाता है। गनीमत यही थी कि किसी ने उसे छिंके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो मतलब छिंके पर से उतारने की यानी किसी ने उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं की। इसके भी कुछ ना रीजन थे, चैप्टर में पढ़ेंगे हम क्यों नहीं की। उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो यहाँ क्यों नहीं की मतलब छिंके पर से उतारने की पेशकश, उसके दो रीजन थे। पहला, हिंदुस्तान के समस्त नागरिकों की तरह उनके ससुराल वाले भी किन के ससुराल वाले, लेखिका की माँ के, यानी कि जो इनके दादा वगैरह थे, वे भी साहबों के खासे अभिभूत थे, मानने वाले थे उनको। और मेरे नाना यानी इनके नाना, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वो तो पक्के साहब थे ही। उन्होंने तो जैसे विदेश से उन्होंने जैसी पढ़ाई पूरी की, वो तो साहबों की तरह ही रहते थे। बस जात से भी हिंदुस्तानी थे, माने जाते थे हिंदुस्तानी, लेकिन बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में क्या थे, अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। मजे की बात थी, मतलब इन्होंने जो मृदुला गर्ग जी है वो इस तरह से इन्होंने कटाक्ष किया है कि हमारे देश में जो ये दिखावा करते थे ना कि हम आजादी की जंग लड़ने वाले हैं, हम देश को आजाद कराएंगे, वे व्यक्ति ही अंग्रेजों की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, इन्होंने कहा चाहे वो गांधी हो, महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे, मतलब देश को आजाद कराने के लिए जंग तो लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के काफी प्रशंसक थे वो। नेहरू भी ऐसे ही थे, चाचा नेहरू भी, और लेखिका के परिवार वाले भी, जो दादा वगैरह पिताजी वगैरह थे। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। तो यहाँ रीजन देखो क्या बताया है। एक लड़का है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जेब में पुश्तैनी पैसा एक भी नहीं है, लेकिन शोहरत यानी कि जो धन दौलत है सिर कर रहा है, यानी कर्ज है जो उस पर बढ़ता जा रहा है। और दबदबा किसका था, वो लेखिका के नाना जी का, क्योंकि वो पक्के वो थे, साहब थे। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपने नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी। एक आन बान शान वाले साहब ने यानी लेखिका के नाना जी ने उनके सिरफिरे लड़के को, किनके सिरफिरे लड़के को, जैसे लेखिका के पिताजी मतलब दादाजी वगैरह थे, उनको एक अपने नाजुक जान लड़की, बिल्कुल कमजोर शरीर वाली लड़की सौंपी। तो क्या इससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होता है, दुख भरी कथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश थी उनकी नानी की कि मेरी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से हो, और नाना की रजामंदी,
और नाना ने फिर हाँ भी भर दी उस बात पर कि हाँ ऐसा ही होगा। वे रोमांचक उपकथाएं थी। उपकथा मतलब कथा का एक पार्ट, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना देती है। जो कहानी में दुख था ना, वो उसको और ज्यादा गाढ़ा बना देता है। दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी शख्सियत। शख्सियत मतलब की पहचान। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। देखो यहाँ क्या कहा, दूसरा रीजन क्या था? माँ की अपनी पहचान। क्या थी इनकी पहचान? उनमें खूबसूरती, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी वो। नजाकत, बिल्कुल नाजुक थी, कोमल थी। गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, जिनको ये जानती पहचानती भी नहीं थी ना, उनके साथ भी हमेशा ईमानदारी के साथ काम करती थी, बातें करती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। और निष्पक्षता, कभी किसी का पक्ष नहीं लेती थी, निष्पक्ष भाव से काम करती थी। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता वो निष्पक्ष अपने आप भी हो जाता है। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात, परी जैसे परियों की कहानी आपने सुनी हो कि वो सच्ची होती हैं, किसी का पक्ष नहीं लेती, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी गलत काम नहीं करती। ये सारे गुण किन में थे? लेखिका की माँ में। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। क्यों नहीं सोच सकता था? क्योंकि उनकी माँ कैसे थी? काफी नाजुक थी, बहुत पतली थी। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। ठोस काम नहीं करवाया जाता, भारी भरकम, जिसमें मतलब शारीरिक बल चाहिए। लेकिन इन्होंने साथ में क्या कहा? हर ठोस और हवाई काम, हर जो कठोर काम होता, ठोस काम होता, जैसे आपके घर में भी कोई बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, वही चीज होते हैं हवाई काम, जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। उनमें जबानी राय, यानी जैसे आपके परिवार में ना कोई मेंबर हो, आपके परिवार में हर कोई उस पर यकीन करता, तो कोई भी जैसे बड़ा काम होता है ना, कोई ठोस काम होता है, तो हर कोई उससे मतलब एक बार राय जरूर लेता है। तो ऐसा ही था, हर कोई बड़ा काम होता, ठोस काम होता, तो वह काम करते हुए लेखिका की माँ से राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और जो ये कह देती थी उसको हर कोई मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा ना, वो यहाँ से ईमानदारी थी, उनमें कभी झूठ नहीं बोलती थी वो, और निष्पक्ष भाव से हमेशा निर्णय सुनाती थी। जब कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ईमानदार हो, किसी का पक्ष नहीं लेता, तो हर कोई उस पर यकीन करने लग जाता है। तो ऐसा ही लेखिका के परिवार में हो रहा था कि जैसे भी कोई ठोस या हवाई काम करना होता, बड़ा काम अगर करना होता, तो लेखिका की माँ से राय जरूर मांगी जाती, और जो वो राय देती हर कोई उसको जरूर मानता था, क्योंकि हर किसी को उन पर पूरा भरोसा था। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा कि जो प्यारेलाल शर्मा हैं, इन्होंने लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे लड़के से कराई जो कि आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के कारण अपना ICS का पेपर भी नहीं दे पाया था। लेकिन उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा, यानी अपने पिता की तरफ से प्राप्त एक भी पैसा उसके पास नहीं था। आगे लेखिका ने कुछ अपनी माँ के बारे में वर्णित किया है, हमें बताया है कि जो इनकी माँ थी बहुत ज्यादा पतली थी, इतनी ज्यादा पतली कि जो खादी की साड़ी, यानी कि जो गांधी जी थी इनसे काफी प्रभावित थी इनकी माँ जी। और क्यों थी? क्योंकि कुछ संस्कार इनकी माँ से भी आए, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कल कि जो इनकी माँ थी एक स्वतंत्रता प्रेमी थी। तो वही चीज यहाँ भी इन पर भी लागू हुई कि कुछ तो इनकी माँ जी के प्रभाव से ये मतलब गांधी जी से काफी प्रभावित थी, कुछ सब ही गुण आ जाते हैं ऐसे ही। तो गांधी जी उस समय इनका आंदोलन चला हुआ था कि हर भारतवासी को खादी के कपड़े पहनने चाहिए। तो लेखिका की माँ ने भी सोचा क्यों ना मैं भी खादी की साड़ी पहनूं। तो इसके लिए क्या करती, वो रात भर जाग कर खादी की साड़ी पहनने का प्रयास करती, मतलब उसको पहन कर देखती कभी, ताकि जैसे सुबह उठकर उसको जो खादी की साड़ी डालनी थी उसकी वजह से उसकी कोई इंसल्ट ना हो जाए। वो मतलब खादी की साड़ी उनके लिए इतनी भारी लगती थी कि कई बार उनकी कमर भी चनका खा जाती थी, कमर में भी जैसे चनक आ जाती थी। उनका मजाक उड़ाते हुए कई बार इनकी दादी, लेखिका की दादी ने भी कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोंछी और सूखने के लिए छिंके पर टांग दी। मतलब काफी ज्यादा पतली शरीर की थी वो, ठीक है। लेकिन इनका प्रभाव कैसा था परिवार में, इसका भी लेखिका ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि अगर परिवार में कोई भी ठोस या कोई बड़ा काम करना होता तो उसमें मेरी माँ की राय जरूर ली जाती थी। और क्यों ली जाती थी? क्योंकि लेखिका की माँ एक ईमानदार,
हमेशा निष्पक्ष रहने वाली और संवेदनशील औरत थी। कभी मतलब कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेखिका की जो माँ थी उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कैसे भी सिचुएशन हो कभी भी गलत पक्ष नहीं लिया, मतलब हमेशा निष्पक्ष होकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया। यही कारण था कि परिवार में कोई भी ठोस काम करना होता, बड़ा काम करना होता, हवाई काम जैसे, मतलब कि कोई भी बड़ा काम होता, तो इनकी माँ की जबानी राय, शारीरिक राय नहीं, क्योंकि वो तो काफी पतली थी, नहीं कर पाती थी ऐसे मतलब शारीरिक मेहनत, लेकिन जबानी राय जरूर पूछी जाती थी। और पत्थर की लकीर भी मानी जाती थी, मतलब उसको सब स्वीकार भी करते थे, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई परिवार में मतलब मेंबर हो जो कि ईमानदार भी हो, निष्पक्ष भी हो, सारे गुण हो उसके अंदर। तो कोई ठोस काम तो उनसे करवा नहीं सकता था शारीरिक मेहनत वाला, लेकिन जवानी राय उनकी पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तो इस पेज से हमें क्या शिक्षा मिली प्यारे बच्चों? हमें भी अपना जीवन, अगर हम भी अपना जीवन ऐसे ही बिताएं ना, हमेशा ईमानदार रहें। जैसे हमारी 9th क्लास में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि काफी सारी बातें हमेशा ईमानदारी के साथ ही करते हैं। तो उस पर क्या होता है, हमारे मतलब जो आपके टीचर उनका यकीन ज्यादा होता है बच्चों पर। तो आप भी कोशिश करो, आप सब भी, कि अपना जीवन हमेशा ईमानदारी के साथ और निष्पक्ष होकर बिताएं। इन्हीं शुभ विचारों के साथ शुभ प्रभात।